दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है जिंदगी। लेकिन एक माँ और उसकी बेटी कह रही है कि हमें नहीं चाहिए जिंदगी, हमें मौत दो। क्या है ये मामला, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उसने इतनी जोर से मेरे नाक पे मारा कि मेरी नाक की हड्डी टूट गई। जो भी उनके हाथ में आता ना वो उठा के जो है हमारे को मार देते थे। एक बूढ़ी माँ और उसकी जवान बेटी जब अपनी आप बीती बयां करते हैं तो दर्द हकीकत ये बयां कर रहे हैं। उनका इनसे क्या रिश्ता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक बार फिर सुनिए कैसे खून खून का ही प्यासा हो सकता है। भी कहीं भी हमारे को रहने के लिए कोई अच्छी तरह हमको रहने नहीं दिया गया कहीं पे। इस कहानी के दिल कनॉट प्लेस में रेलवे के सरकारी क्वार्टर में दो जिंदगियां सिसक रही हैं और अपने लिए देश के राष्ट्रपति से मांग रही हैं मौत। छोटी बेटी मेरी मरने के लिए तैयार है। वो कहती थी कि मैं ऐसे ऐसे जुल्म होते हैं हमारे ऊपर, तो हम क्या करें। तो इस वजह से फिर मेरे को राष्ट्रपति को लेटर लिखना पड़ा। बुजुर्गियत के आखिरी पड़ाव पर खड़ी एक माँ और अपनी उम्र को सफेद होते देख रही एक बेटी अपनी जान देने पर इसलिए आमादा हैं क्योंकि जिसे इनकी हिफाजत करनी चाहिए थी वो इन पर इस कदर जुल्म ढाता रहा कि जिंदगी जीने से ज्यादा मौत को गले लगाना इन्हें आसान लग रहा है। जिस शख्स के साथ मधु ने 7 फेरे लिए वो बेटी रुचि के पैदा होने के बाद 7 मिनट भी इनके साथ इंसानियत से पेश नहीं आया। रेलवे से रिटायर हुआ ओम प्रकाश इन पर इस कदर जुल्म ढाता रहा कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। वो तो ऐसे उठा उठा के तवे, बाल्टियाँ, पतीले जो भी होता था ऐसा ऐसा मार देते। उनको कुछ इसमें ये नहीं पता लगता था किसी को लग रही है या कुछ हो रही है। माँ को उम्मीद थी कि बेटी बड़ी होगी तो बाप का दिल भी पिघल जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उस शख्स की हैवानियत बढ़ती गई और माँ और बेटी दिनों दिन लाचार होती गईं। पुलिस प्रशासन और रेलवे ने जब मदद से इनकार कर दिया तो दोनों ने राष्ट्रपति को खत लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। अगर ना तो हमारे सर पे छत रहने वाली है, ना खाना खाने के लिए हमारे पे सफिशिएंट फाइनेंस है, हम कहाँ जाए। इसलिए हमने इच्छा मृत्यु के लिए जो है प्रेसिडेंट को लिखा। बेरहम बाप की बेदर्दी देखिए, जिन्हें उम्र के इस पड़ाव पर अपने साथ रखना चाहिए था उन्हें महज 6,000 रुपए देता है और रिटायरमेंट के बाद उनसे घर भी खाली करवाना चाहता है। इस माँ बेटी को तो ये भी नहीं पता कि पिछले 1.5 साल से ओम प्रकाश रह कहाँ रहा है। लेकिन P7 ने उसे खोज निकाला। ओम प्रकाश के फ्लैट पर जब हम पहुंचे तो वो कैमरा देखकर तिलमिला गया और हमें वहां से जाने के लिए कहने लगा। मुझे एक बात बताइए, जब मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरा कोई मतलब नहीं, कोई रिलेशन नहीं रह गया, तो अननेसेसरी हम क्यों मैं उनके लिए वो करूं बैठ कर? घर तो उनके पास है, तो फ्लैट कहाँ से उनका, और वो भी किनका फ्लैट से? वही सरकारी फ्लैट है ना वो, तो वो भी उसमें आप भी रिटायर हो चुके हैं, आप कहाँ जाएंगे उसके बाद? आपके बिना तो कोई सहारा नहीं। आप सहारा दे दो उनको। अगर मेरे परिवार का होता है, लेकिन आप तो फैमिली हो ना, अगर बाप हो आप। मैडम इतना ज्यादा डीपली मत जाइए, दैट्स ऑल। बस सवाल सिर्फ एक बेरहम बाप से नहीं किए जा सकते, सवाल आपसे भी है और जवाब हमें भी देना होगा। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? क्या ऐसे ही सामाजिक ताने बाने का सपना देखा था देश ने? अब ये सवाल उठता है कि इतने लंबे अरसे के बाद क्या इस माँ और बेटी को अपना हक और न्याय मिल पाता भी है या नहीं? कैमरामैन अनिल के साथ स्नेहलता, P7 न्यूज, दिल्ली। तो ये पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, पूरी स्टोरी बताई कि किस तरीके से एक महिला को उसकी बच्चियों के साथ में परेशान किया जा रहा है, पीड़ित है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। मधु जो कि खासतौर से इस किरदार की सबसे मुख्य, इस कहानी की सबसे मुख्य किरदार हैं, वो हैं जो कि सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। उनके साथ उनकी 2 बेटियां हैं, रुचि और पूजा, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। और हमारे साथ अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं बरखा सिंह भी, अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग की, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मधु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने लंबे अरसे तक आखिर क्यों ये दर्द बर्दाश्त करती रही आप?
मेरी 2 बेटियां थी, इस वजह से मैंने इतना इन्होंने पहले जलील किया हमारे को। मैंने तो ये सोचा था कि शायद धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये शायद सुधर जाएंगे, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं आया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपकी शादी हुई, एक खुशहाल शादी थी, उसके बाद जब आपकी बेटी का जन्म हुआ तब से इसकी शुरुआत हुई, या जब शादी हुई तभी से आपको एहसास होना शुरू हो गया था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा? थोड़ा बहुत तो पहले था, घर में झगड़ा होता ही रहता है हर एक के, लेकिन एक बेटी हुई, दूसरी बेटी होने के बाद तो इन्होंने घर में इतना हंगामा और इतनी जलालत की हमारे को ज़िंदगी दी, उसके घर में बाहर कहीं भी इन्होंने हमारे को चैन से नहीं रहने दिया। तो क्या नाखुशी जो थी वो किस वजह से थी? बेटियों का जन्म हुआ है परिवार में, इस वजह से बेटा नहीं हुआ, या फिर अपनी जिम्मेदारी से भागना, या कोई और वजह? 2 बेटियां थी, इनको बेटा चाहिए था, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे कि अब मैं ना तो बेटियों को कभी उन्होंने पढ़ाई के लिए वो किया अच्छी तरह से, ना पैसे देने के लिए कोई कुछ भी घर में। जब बेटियां कहती थी पढ़ने के लिए तो कहते हैं क्या करना है, उनकी बहन भी ऐसे बोलती थी आके, इनको पढ़ाएगा तो रोटी कहाँ से खाएगा, कि इनको बेटियां हैं क्यों पढ़ाया जाए। बिल्कुल मधु, लेकिन आपको सबसे पहले कब इस बात का एहसास हुआ? सबसे पहली बार वो ऐसा कौन सा वाकया था, कौन सा लम्हा था जब आपको एहसास हुआ कि अब कुछ ठीक नहीं है और व्यवहार में बहुत ज्यादा कटुता या फिर कठोरता आ गई है? व्यवहार में तो शुरू से ही कठोरता थोड़ी बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे इतने बढ़ गए। उसके बाद भी मैंने मतलब इन बेटियों की वजह से मैंने कहा धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो रही हैं तो यही कहेंगे कि हाँ धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो फर्क आ जाता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल मधु, हम आपकी बात समझ रहे हैं कि कठोरता आ गई थी या आपको एहसास होने लगा था कि तब्दीली हो रही है व्यवहार में, लेकिन वो ऐसी चीजें क्या थी जो कि आपको एहसास कराती थी कि अब सब कुछ ठीक नहीं है या आपके पति बहुत ज्यादा बदल गए हैं? मारपीट करना, गालियां देना, बुरी से बुरी गालियां, बच्चों को भी बुरी तरह से मारना। आपने बताया कि आपकी जो हमने अभी स्टोरी देखी थी उसमें आपने बताया कि हाथ में जो भी आता था उससे मारते थे, और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बेटी के जन्म से या फिर शादी के कुछ वक्त बाद से ही? शादी के वक्त, शादी से बाद भी थोड़ा बहुत मतलब हाथ मारते थे। जब धीरे धीरे बेटियां बड़ी होती गई तो कभी हर चीज से। आपकी बेटियों को भी मारते थे? बेटियों को भी बहुत मारते थे। तो ये जो छोटी सिलसिला है बेटी ये के तो मारपीट, आंख में पतीला मारा, उसकी वो बाल्टी मारी, उसकी आंख में स्टिच आए हुए हैं। बड़ी बेटी को पतीला से मारा, इतना मारते थे खून भी निकल जाता था, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये बेदिली या ये बेदर्दी जो शुरुआत हुई उसमें जिस वक्त बच्ची का जन्म हुआ उसके बाद से उन्होंने कभी आपको कहा क्या कि मुझे बेटियां नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए था? ये कहते थे कि बेटा होता तो मैं उनके लिए ये कर देता, उसको मैं ये बंद कर देता, उसके लिए ये करता वो करता, इसी मेरे को करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो आपने अपने परिवार में कभी बात की इस टॉपिक पर कि आपके पति इस तरीके से व्यवहार करते हैं? आपके ससुराल में किसी से तो आपने बात की होगी? मैं घर बात करती नहीं थी किसी से। मैं ये सोचती थी कि घर की बात बाहर जाएगी तो बेइज्जती होती है, इसलिए मैं बर्दाश्त करती रही शुरू से। ना मेरे बच्चे बाहर कोई बात करते थे ना मैं करती थी। हम अपने घर की बात समझ के घर में ही यही रहते थे, चलो घर की बात है, बाहर ना जाए, अच्छा नहीं लगता बाहर। आपने मधु एक लंबे समय तक इस चीज को बर्दाश्त किया है, घरेलू हिंसा भी हम इसको कहते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपके सामने आया, मारपीट हुई या जलालत की बात हुई, आपने कहा आपको गाली गलौज भी करते थे, लेकिन वो एक ऐसा लम्हा भी आया होगा, एक ऐसा वक्त भी आया होगा जब आपको लगा होगा कि बस अब और नहीं और इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो बहुत बर्दाश्त करती रहती थी, हमेशा ही मेरे को ये रहता था कि कभी तो सुधरेंगे, लेकिन इसके बाद अब बिल्कुल ऐसा लगा कि अब बिल्कुल बर्दाश्त की हद थी कोई हमारी। और अब स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि आपको इस मामले में आगे बढ़ना पड़ा, आपको यहाँ तक आना पड़ा, मीडिया के जरिए आप अपनी बात कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने राष्ट्रपति के पास एक दया याचिका, आपकी जगह मौत की इच्छा जाहिर की है। हाँ जी, बड़ी बेटी मेरी 2004 में घर छोड़ के चली गई थी। उसके बाद छोटी बेटी भी मेरे मरने के लिए तैयार है। वो कहती है कि अब हमने क्या करना जी कि हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इस वजह से हमारे को ये राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखनी जी 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 जी। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह जी भी जुड़ गई हैं। स्वागत है बरखा जी आपका। आपसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे इस विषय पे। थोड़ा बात करते हैं बेटियों से। हमारे साथ दोनों बेटियां जुड़ी हुई हैं, मधु जी के अलावा उनकी बेटियां भी हैं। पूजा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पिताजी ने इतनी ज़्यादा बदसलूकी की, आपकी माँ की बेइज्जती की, आपकी बेइज्जती की, मार पिटाई की, क्या कुछ ऐसा हुआ जो कि आज आपको राष्ट्रपति के पास अपनी मौत की दरकार करनी पड़ रही है?
के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोगों ने शुरू से ही सिर्फ बर्दाश्त ही किया। हम लोगों को अगर हम बोलते थे तो हमारी मदर हमें ये कहती थी कि कोई बात नहीं, अगर घर की बात है, बाहर जाओगे आपकी बेइज्जती होएगी, बाहर वाले सब आपका मजाक उड़ाएंगे, तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा समझाओ और घर में आराम से रहो। आप कितने छोटी थी जब से आपने इस चीज को बर्दाश्त किया है? आपके पिताजी ने आपके साथ बदसलूकी की या मार पिटाई की? कितनी छोटी थी? कब से आपको मुझे ये याद सब? है कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और मैं 5th क्लास में थी। उससे पहले भी होता था बट इतना मुझे ध्यान नहीं है। 5th क्लास से मुझे आज तक याद है। मैं अभी ग्रेजुएट हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैरिड हूँ मैं, और तब से मुझे जो भी होता है मुझे सब याद है, सब एक एक चीज़ याद है। अगर हम लोग पढ़ रहे होते थे तो आके स्विच ऑफ कर देते लाइट को कि क्यों पढ़ रहे हो, और अगर हम कोई टीवी देखते थे तो टीवी के चैनल्स को ऑफ कर दिया जाता था कि, और जो पहले तो जैसे टीवी के ऊपर ट्रांजिस्टर्स होते वो ट्रांसफार्मर होते थे, उसको उड़ा के फेंक देना। जो पाइप होता है जिससे पानी भरा जाता है, उन पाइपों से हमारी पिटाई होती थी। हम समझ सकते हैं आपके एहसास, लेकिन हम ये और जानना चाहेंगे कि ये कितने और लंबे समय तक चलता रहा? क्या आप बालिग हो गई थी उसके बावजूद भी आपके साथ इस तरीके का अत्याचार रहा? बिल्कुल। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तब भी ऐसे ही होता था। हाँ, मगर अगर हम लोगों को ये डर लगता था कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं हमारी मम्मी ना मर जाए। हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को और आपकी संवेदनाओं को। रुचि भी हमारे साथ हैं। रुचि, आपकी बहन नहीं बोल पा रही हैं बहुत ज़्यादा। हम समझ सकते हैं कि क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर ये सब बताते हुए, लेकिन क्या आपके साथ भी वही सब हुआ जो आपकी बहन के साथ हुआ? मैंने आज तक जब से होश संभाला, मैंने कभी भी आज तक अपने फादर का प्यार नहीं देखा। मुझे सिवाय गालियों के, मारपीट के और कुछ नहीं मिला। मेरी मदर को भी इतनी बुरी तरीके से मारा जाता था। मैं तो बहुत छोटी थी और मैं इतना इतना मतलब परेशान हो जाती थी कि मैं इतना भी बोल देती थी, मेरी मम्मी को मत मारो, मेरी मम्मी को मत मारो। लेकिन मेरे फादर का हाथ कभी नहीं रुकता था। उन्होंने मार मार के मेरी मदर की नाक की हड्डी भी तोड़ दी, सारे घर में खून खून था। लेकिन मेरे फादर को तब भी कोई शर्म नहीं आई कि हम अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। उनके हाथ में जो भी आता था वो सब उठा के हमारे को मारना शुरू कर देते थे, जैसे कि वो हमारी जान ही लेके छोड़ेंगे। उन्होंने लोहे की बाल्टी उठा के मेरे सिर पे मारी थी। मेरी आइस के पास स्टिचेस लगे थे। शुक्र है भगवान का कि मेरी आंख फटने से बच गई थी। उसके निशान आज भी मौजूद है। मेरी सिस्टर को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता था कि वो बेचारी गिर जाती थी नीचे। लेकिन मेरे फादर को कभी शर्म नहीं आया आज तक कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। मेरी मदर को घर से घसीट के जो है वो सड़क पे फेंक देते थे मारते मारते। लेकिन उसके बावजूद भी कभी मेरे फादर को शर्म नहीं आई कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। और आज भी उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही कि वो हमारे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। गालियां इतनी गंदी देते हैं वो हमारे को, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला गालियां देता है। हम कितना अन्याय बर्दाश्त करें। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि आखिर क्यों और कितना न्याय बर्दाश्त करे कोई भी महिला, कोई भी बेटी या कोई भी पत्नी जिसके ऊपर उसका हक है, जो उसका बाप है, जो उसका पति है, क्यों बर्दाश्त करे। मधु, आपको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आपकी दोनों बेटियां हैं, आपने इतनी जलालत सही, आपने इतनी बेइज्जती सही, आपने इतनी दरिंदगी सही है कि आपकी पिटाई हुई या आपके साथ खराब तरीके का व्यवहार किया गया, लेकिन वही व्यवहार आपकी बेटियों के साथ भी हुआ? उस वक्त तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी, उस वक्त तो आपको अपना हक मांगना चाहिए था, उस वक्त तो आपको कम से कम एक कदम बाहर निकालना चाहिए था। कोई ना कोई तो आपकी मदद के लिए खड़ा होता। मैं बहुत डरती थी, मैं अकेली थी। मैं बाहर निकलने से वैसे भी डरती थी कि मैं बाहर जाऊंगी, इन घर की बेइज्जती होगी मेरे, इसलिए घर में जो भी होता था मैं बर्दाश्त करती रहती थी। बर्दाश्त किया और बर्दाश्त का आज हासिल ये है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक कि जिस घर में आप रहती हैं वो सरकारी क्वार्टर है। हाँ जी, हाँ मधु जी, हाँ जी। तो वो आपके पास कब तक है? वो रिटायर हो चुके हैं, वो 3-4 महीने तक रहता है। उसके बाद वो बार लिख के देते हैं बार बार कि इनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए और मेरा क्वार्टर खाली करवा दो इनसे। वो तो बार बार पुलिस को यही लिख के देते, रेलवे वालों को लिख के देते हैं, इनको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। बिल्कुल मधु जी, एक सवाल यहाँ पे और खड़ा हो रहा है कि जिस वक्त ये सारी हरकतें हो रही थी, मारपिटाई हो रही थी और आप बर्दाश्त कर रही थी, ये तो आपके पति के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो करना चाह रहे मनमानी वो कर भी रहे हैं। उनकी पत्नी आवाज भी नहीं उठा रही है, बात बाहर भी नहीं जा रही है, बेइज्जती भी नहीं हो रही है, उनकी करतूतों का खुलासा भी नहीं हो रहा है। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था सब कुछ, क्योंकि उनके हिसाब से हो रहा था। फिर वो अलग क्यों रहने
चले गए या घर से बाहर निकल गए? वो हमारे को बहुत हमारे को दुखी करना चाहते हैं ताकि इनको उठा के सड़क पे फेंक दिया जाए, ना इनके पास छत रहे ना इनके पास खाना रहे, जाके भीख मांगे गए, इसलिए उन्होंने हमारे से ऐसा। तो आपको छोड़ के वो कब गए हैं? हाँ जी, आपको छोड़ के आपके पति कब से अलग रह रहे हैं? 1.5 साल से वो हमारे छोड़ के चले गए थे वो। 1.5 साल से वो आपसे अलग रह रहे हैं? हाँ जी। तो क्या यहाँ पर सिर्फ बात यही है कि सिर्फ बेटा चाहते थे इसलिए ये सारी हरकतें दिखाएं, या फिर कोई और वजह भी है? क्या उनकी जिंदगी में कोई और महिला भी है? सुनने में तो ऐसा ही है कि किसी और औरत के साथ वो रहते हैं। जी, आपकी बेटियों से मैं जानना चाहूंगी, पूजा और रुचि, आपको क्या जानकारी है? अब आपके पिताजी अलग रहते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते, आपको पैसा नहीं देते, खर्चा नहीं देते, किस तरीके से आपका घर बार चलता है, क्या करते हैं आप लोग? एक्चुअली मेरे फादर की शुरू से ही मेलाफाइड इंटेंशन रही थी, वो हमारे को कभी मेंटेन नहीं करना चाहते थे। और घर से भी वो इसलिए गए थे कि उन्होंने घर से जाते ही रेलवे को एप्लीकेशन दे दी थी कि मैं तो इस घर में रहता नहीं हूँ और मैंने अपने सारे रिश्ते जो है इन लोगों से ख़त्म कर दिए हैं, इनको उठा के जो है घर से बाहर फेंक दिया जाए और घर को ताला लगा दिया जाए। वो आज भी अपनी इन्हीं हरकतों पर उतारू हैं और वो खुद अपने मुँह से कहा करते थे कि मैंने तो बाहर दूसरी रखी हुई है, मेरे को तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ मर्जी जाके मरना है मरो, सड़क पे जाके भीख मांगो या कोठे पे जाके बैठ जाओ। वो इतने एब्सर्ड वर्ड्स भी हमारे लिए यूज़ किया करते थे। वो आपसे ये शब्द कहा करते थे अपनी बेटियों से? जी। और घर का खर्चा देने से बचते थे, घर का खर्चा नहीं देते थे, घर का वो गुजारा कहते, चलता मैं कैसे तुम्हारे था? लिए नहीं कमाता, मैं तुम्हारे को क्यों दूं? ये बात उन्होंने पुलिस के सामने भी बोली, बहुत बार 100 नंबर पे कॉल हुई, पुलिस कंप्लेंट्स भी फाइल हुई, पुलिस वालों के सामने उन्होंने खुद ये बात बोली है कि मैं इनको क्यों दूं, क्या मैं इनके लिए कमाता हूँ सड़क पे जाके भीख मांगे या जाके कोठे पे बैठ जा। मधु जी, इतनी तलखी, इतनी ज्यादा तलखी की आखिर वजह सिर्फ क्या यही है कि बेटियों की जगह बेटे की चाहत थी, या उनकी शादी भी अपनी मर्जी से नहीं हुई, कुछ और चाहते थे जो हासिल नहीं हुआ और शादी जबरदस्ती कर दी गई, या फिर क्या इसके पीछे की कहानी क्या वाकई सिर्फ इतनी है? शादी तो उन्हीं की मर्जी से हुई थी, तो बार बार हमारे घर का चक्कर लगाते थे कि हम घर से शादी कर दो, मेरी नौकरी लग जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने इसी से करनी है। 6 महीने के बाद फिर वापस आए कि मेरे को शादी इसी से ही करनी है। और शादी हुई, चलिए मान लिया शादी उनकी मर्जी से हुई, उन्होंने आपके घर वालों के चक्कर लगाए और शादी हुई। शादी के बाद कितना वक्त आपका अच्छा बीता, सुख से जिसे आप याद कर पाए कभी? कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं बीता सुख से हमारा। शुरू से ही हमारे घर में से लड़ाई झगड़ा, पहले कभी इनकी मम्मी कभी बहन बातें करते रहते थे, इनको भड़काते रहते थे आके, हर बात में बस लड़ाई होती रहती थी घर में। तो आपने अपने ससुराल वालों से बातचीत की? आपके सास ससुर, आपके ननद, आपके देवर जेठ, कोई तो होंगे इस घर में? मेरी सास की डेथ हो गई है, ससुर मेरे पहले से ही गुजर चुके थे जब बहुत छोटे थे तब। जी, तो मतलब आपकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। और आपके अपने घर वाले, आपके मायके? मैं वहाँ पर जाके कोई बात नहीं बताती थी अपने घर की कि वो भी दुखी होंगे हमारे दुख देख के। चलिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। आपने काफी कुछ बताया है। शबनम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरी आपने कहानी देखी, किस तरीके से एक महिला को तिरस्कृत किया गया, एक बाप ने अपना फर्ज नहीं निभाया, एक पति ने अपना फर्ज नहीं निभाया, लेकिन एक महिला बर्दाश्त करती रही, घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया और बात सिर्फ ये थी कि इज्जत की बात थी। घर से बाहर पाँव ना निकले, घर से बाहर बात ना निकले, बेइज्जती हो जाए। किस तरीके की ये मेंटालिटी आप कहेंगी या किस तरीके का ये दबाव कहेंगी? सोशली हमारा जो समाज है वो कहाँ तक अभी भी एक गर्त में दबा हुआ है, जिसकी वजह से इस तरीके की कहानियां सामने आती हैं? बिल्कुल तनु, अगर हम इस उम्र की महिलाओं की बात करें तो ज़रूर मुझे लगता है कि पहले की महिलाओं में कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो अपनी आवाज़ को बाहर तक नहीं लाना पसंद करती थी। कुछ भी घर में उनके साथ कितनी भी ज्यादती होती रहे, वो कहीं ना कहीं घर में ही घुटकर उस चीज़ को सहती थी। हालांकि आज के माहौल में थोड़ा सा चेंज आया है, जब लड़कियों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की है, और ये आज का ही समय है जब इन मधु जी ने भी हिम्मत करी है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप सबका सहारा लिया है। यहाँ पर इनके पति का अगर लड़कियों के प्रति ये नज़रिया था कि लड़कियों की वजह से उन्होंने इनके पूरे परिवार को इतना टॉर्चर किया और आज घर से भी निकालने के लिए वो तैयार हैं, बेहद शर्मनाक है ये वाकया उनके पिता के लिए कि क्या बेटियां आपका मान सम्मान नहीं है? कहीं ना कहीं तो आप लड़कियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर आप लड़कियों के लिए अपने परिवार को ही टॉर्चर करती हैं, जबकि आपके ही अपनी बेटियां हैं, वो आपने ही पैदा किया है उनको। तो कानून जो कहता है तनु,
उनके पिता को, एक तो ये क्योंकि लड़कियों के लिए नाराज हैं और इतना जो डोमेस्टिक वायलेंस जो उन्होंने इन पर अत्याचार किए हैं, इसके खिलाफ तो उनके खिलाफ जरूर कड़ी कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई और शायद चर्चा में आगे निकल कर आए क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच जो दोनों बेटियां मौजूद हैं, जो भी आप में से जवाब देना चाहे, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आपकी माँ ने बर्दाश्त किया, लेकिन आप तो आज के जमाने की बेटियां हैं, आप तो देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि किस तरीके से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। हम चांद पे जा चुके हैं, पुरुषों से कंधा मिला के चल रहे हैं। अगर आप बात को बाहर लेकर जा रही हैं तो वो आपकी बेइज्जती नहीं, वो आपका हक है, वो आपके लिए प्राउड की बात होगी कि आप अपना हक मांग रही हैं। आप क्यों नहीं आगे बढ़ी? मैम, हम पर्सनली जो है वुमेन सेल में गए थे, वहाँ पर उन्होंने हमारे को यही समझाया कि इतनी आपकी मदर की एज हो चुकी है, अब इस एज में आप क्या कंप्लेंट फाइल करोगे? अगर आपके फादर मारपीट करते हैं 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया करो। और पुलिस वाले ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर का मामला है, आपस में बात करके निपटा लो, कोई जरूरत थोड़ी ना है, फिर आप कोर्ट के चक्कर काटोगे, थक जाओगे, परेशान होगे, इधर उधर धक्के काटोगे, ये जवाब देते हैं वो अगर पुलिस में जाते हैं हम लोग तो। बरखा जी मौजूद हैं। बरखा जी, सब कुछ आपके सामने है, क्या कहेंगी आप कि दिल्ली पुलिस का रवैया देख लीजिए, कोर्ट का कचहरी का रवैया देख लीजिए, सामाजिक बंधन, प्रेशर, सब कुछ आपके सामने है। नहीं, ये महिला आयोग में गई थी या कहाँ पे गई थी? मैम, सरायरोला में एक वुमेन सेल था, हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पर गए थे। जब हमारे को ऐसा जवाब मिला तो हमें यही लग गया कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं वुमेन होने सेल वो वाली। पुलिस वाला ही है, वो वुमेन सेल। और उसके बाद हमने सरायरोला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देखिए, फाइल करी। पहली मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पहली जी बरखा जी बोलिए। दरअसल क्या है, देखिए ये इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद में जो इनके साथ हुआ है, मधु जी के साथ, ये में हमेशा से होता आया है औरतों के साथ। और इन्होंने इस उम्र में जाके अगर इन्होंने आवाज़ उठाई है और इनकी बेटियों ने जो इनका साथ दे रही हैं, अब दे रही हैं, तो इनको आना चाहिए था। हम लोग तो इतने बरसों से महिला आयोग के रास्ते खुले हैं, हम लोग तमाम औरतों का साथ देते हैं, तमाम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं। और जिस ये जहाँ की बात कर रही हैं सराय रोहिला, वो पुलिस वुमेन सेल है जहाँ पे गई हैं, वहाँ नहीं, आप हमारे कमीशन में आइए, हम आपके फादर को बुलाएंगे और जो भी हो सकेगा, आपके जो राइट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए, आप उसके हकदार हैं। आपकी माता जी के जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए मैम, और हमने वो देंगे हर हालत में। आज कानून हमारे साथ है, सारा प्रशासन हमारे साथ है। चलिए, एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जगी है मधु जी, आपके लिए भी, आपकी बेटियों के लिए भी। आप एक तो मीडिया के जरिए सामने आई हैं, दूसरी बात आपकी सीधे सीधे हम बात करवा रहे हैं महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा जी से, तो उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं बंदी है। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे आगे की कार्रवाई होगी।